हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीष दुबे। दिस इज़ द लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में स्टोर्स मैनेजमेंट देखेंगे, भंडारण प्रबंधन। जैसे आप लोग जानते हो कि इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वर्क फर्म हो, वहाँ से प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो उस प्रोडक्ट को रखने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर चाहिए। स्टोर करोगे तब न जा मार्केट में आएगा। ऐसा तो नहीं होता है कि प्रोडक्ट बनेगा तुरंत मार्केट में आ जाएगा, नहीं, स्टोर करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, औजार चाहिए, टूल्स चाहिए, मशीनें चाहिए। तो इन सब को भी रखने के लिए कई जगह चाहिए ना, तो वही स्टोर कहलाता है। मीन्स आप लोग जैसे बता रहा हूँ अभी कि जो भी स्टोर्स होता है, स्टोर कीपिंग क्या होता है। जैसे भंडारण मीन्स जैसे रखना, सामान को रखना। भंडारण क्या होता है? संबंधित विभाग को लिए कच्चे पदार्थों, औजारों, अतिरिक्त पुर्जे एवं दैनिक उपभोग की सामग्री आदि की प्राप्ति, संग्रह और जारी करने की प्रक्रिया है। मीन्स जैसे जो भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हो, रॉ मटेरियल से बनेगा। औजार, टूल्स जो भी यूज करोगे और भी अलग टूल्स यूज करोगे, और उसके बाद से प्रोडक्ट का निर्माण होगा तो प्रोडक्ट को आप मार्केट में भेजोगे। तो यही जो भी जारी करने की जो प्रक्रिया है, यही आपका कहलाता है स्टोर कीपिंग, भंडारण। अब देखते हैं स्टोर कीपर। आप जानते हो हर कंपनी में क्या होता है। जैसे प्रोडक्ट जहाँ पे रखा जाता है, प्रोडक्ट बन के उत्पाद जहाँ पे प्रोडक्ट को बना के रखा जाता है, या मशीनें जहाँ पे रखी जाती हैं, तो वहाँ पे एक स्टोर कीपर होता है जो स्टोर कीपिंग करता है, सब चीज़ों को देख रेख करता है। जैसे क्या करता है स्टोर कीपर क्या करता है? उसका मुख्य कार्य क्रमबद्ध नियोजन करना है, ये सिस्टमेटिक तरीके से इंस्पेक्शन करना है, देखना है। स्टोर में प्रत्येक सामान को ऐसे रखने चाहिए जिससे उसे आसानी में ढूंढा जा सके। मीन्स जैसे जैसे आप लोगों का प्रोडक्ट बन गया तो उसको भंडार करके कहीं रखोगे ना, स्टोर रखोगे, तो ऐसा नहीं है कि पता चले सामान जो कॉस्टली सामान रख दो कहीं और भी सामान कहीं ऐसे रख दो, उसके बाद से फिर मिले ना। तो इसलिए जब भी खोजा जाए तो आसानी से प्राप्त किया मिल जा सके, ये होता है। उसके बाद और क्या स्टोर कीपर का काम होता है? रिकॉर्ड को बनाना, जितने भी पदार्थ हैं, सामग्रियां हैं, उनका मूल्य सहित कि कौन कितने का सामान है, क्या है। और स्टोर को साफ़ सुथरा बनाए रखना, ये भी स्टोर कीपर का काम होता है। और क्या स्टोर कीपर काम होता है? यह सुनिश्चित करना कि पदार्थ केवल अधिकृत मांग पत्र के लिए जारी किया जाए। तो इस तरह से स्टोर कीपर का ये सब काम होता है। चोरी, किसी भी प्रकार की चोरी, लीकेज, क्षय, बर्बादी आदि से पदार्थ को बचाना। अब देखिए जो टाइप ऑफ स्टोर कितने टाइप के होते हैं। देखिए स्टोर दो टाइप के होते हैं। पहला क्लोज स्टोर, बंद स्टोर। देखिए बंद स्टोर मीन्स ऐसा नहीं है कि बंद रहेगा, वो कभी खुलेगा ही नहीं। देखो क्लोज स्टोर जो वो स्टोर होता है जिसमें सभी वस्तुएं बंद एवं नियंत्रित क्षेत्र में रखे जाती हैं। बल्कि ओपन स्टोर वो स्टोर होता है जिसमें प्रयोग स्थल तक पदार्थों को यथासंभव बंद करके रखा जाता है। इसमें कोई भंडारण क्षेत्र नहीं रहता है, मीन्स इसका कोई निश्चित एरिया नहीं रहता है ओपन स्टोर का। अवयव पर सख्त लेखा नियंत्रण रहता है। इसमें लेखा नियंत्रण पे मीन्स यहाँ पे रिकॉर्ड जो भी सामान रखा जाएगा उस पर लेखा जो का बहुत अच्छे। मीन्स समझ लो एक तरह से क्लोज स्टोर में बहुत महंगे सामान रखे जाते हैं, और ओपन स्टोर पे ज़्यादा कॉस्टली सामान नहीं रखे जाते हैं। जैसे अगर लार्ज प्रोडक्शन, जैसे आप जानते हो कि जब प्रोडक्ट का कॉस्ट अधिक रहेगा तो कॉस्ट भी किसी भी प्रोडक्ट का अधिक, जैसे मान लो सोना ही है, सोने की चीज़ें महंगी होती है, इसलिए उसका स्टोरेज करोगे तो क्लोज स्टोरेज बनाओगे, उस पर नियंत्रण रखोगे, देख रखाव अधिक करोगे। लेकिन मान लो अगर कोई स्टील के बर्तन बना रहे हो या स्टील की सामग्री बना रहे हो तो उसकी अपेक्षाकृत इसके सोने की अपेक्षाकृत इसका दाम कम होता है, तो इसलिए ओपन स्टोर में रख दो। तो ये एक जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो ये होता है ओपन स्टोर और क्लोज स्टोर। जैसे क्लोज स्टोर में और भी क्या होता है? छोटी तथा महंगी वस्तुएं जिन्हें आसानी से उठाकर ले जाया जा सकता है, जिनके खोने की प्रबल संभावना होती है, उन्हीं को स्टोर में रखा जाता है। जैसे छोटी वस्तुएं या महंगी भी वस्तुएं जो अधिक खो सकता है, उन्हीं को स्टोर में रखा जाता है। समझ में आ गया? अब देखो, जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर है, जो भी स्टोर होता है जहाँ पे सामान रखा जाता है,
तो स्टोर विभागों को उत्पादन विभाग के साथ जोड़ कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो जो भी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट का बनेगा तो वो स्टोर में ही तो आएगा, वहीं पर रखा जाएगा, फिर तब जाके मार्केट में आएगा। तो इसलिए उत्पादन विभाग के साथ स्टोर विभाग कनेक्ट रहता है। ऐसे संगठनों में पदार्थों का नियंत्रण का दायित्व पदार्थ प्रबंधक को सौंपा जाता है तथा क्रय एवं स्टोर विभागों को पदार्थ विभाग के साथ जोड़ कर रखा जाता है। अब देखो स्टोर ऑफिसर के कौन कौन से कैसे स्टोर में जो ऑफिसर होते हैं वो और स्टोर कीपर होते हैं, कैसे उनका डिवीज़न होता है। जैसे स्टोर सुपरिटेंडेंट या स्टोर ऑफिसर होता है, फिर उसके नीचे डिपार्टमेंट स्टोर कीपर होता है, फिर स्टोर कीपर जो कच्चा माल को देखता है, स्टोर कीपर जो स्टॉक को देखता है, स्टोर कीपर जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल को देखता है। जो भी जैसे कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है ना, तो रॉ मटेरियल को देखता है और ये प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। समझ में आ गया? ये होता है। अब देखो सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है। जैसे सेंट्रलाइज स्टोर में क्या होता है, जो सेंट्रलाइज स्टोर में पदार्थ की स्थिति का मुख्य सिद्धांत उद्देश्य हैंडलिंग, रीहैंडलिंग तथा आंतरिक परिवहन को न्यूनतम करना है तथा यात्रा की दूरी में कमी करना तथा बैंक ट्रैकिंग को समाप्त करना। केंद्रीय जो भंडार होता है, भंडारण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यात्रा की दूरी में कम करना, बैंक ट्रैकिंग को समाप्त करना इत्यादि। लघु उद्योगों में भी इसका काम होता है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये ज़्यादा वो नहीं है टफ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक ईओक्यू आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आती है, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखो इन्वेंट्री से स्टार्ट देखते हैं, इन्वेंट्री या स्टॉक। देखो इन्वेंट्री और स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री या स्टॉक वही मतलब जैसे आप लोग नहीं पूछते तो कितना स्टॉक में है। जैसे आप लोग जब ऑनलाइन अगर बुकिंग किए होगे कुछ भी सामान मंगाने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई सामान पे लिखा रहता है आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब वो ऐसा नहीं है कि उस सामान जो भंडारण में नहीं है, भंडारण में नहीं है मीन्स जैसे मान लो फ्लिपकार्ट से आप मंगा रहे हो तो आउट ऑफ स्टॉक लिख रहे हैं, मतलब कि स्टॉक में ही नहीं, उनकी जो भी स्टॉक में रखा जाता है उनके जगह पे वहाँ है ही नहीं सामान। अब कंपनी से मंगाएंगे तब ना भी स्टॉक में रखेंगे, तो उसी को स्टॉक कहते हैं। स्टॉक है इन्वेंट्री मीन्स सामान को रखना और उसको रखने के लिए भी कास्ट आता है। ये बताओ कोई सामान को रखोगे तो ऐसे फेंक तो नहीं दोगे, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट लाना पड़ेगा, मेंटेनेंस का, ऑर्डरिंग का, टोटल का सब अभी आगे हम सब देखेंगे। देखो इन्वेंट्री उन चल पदार्थों की विस्तृत सूची है जो भी मूवेबल गुड्स मीन्स जो सामान मार्केट में पहुंचाए जाते हैं, जो विक्रय हेतु उत्पादन की प्रक्रिया में सीधे अथवा प्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। मीन जैसे आप लोग इन्वेंट्री किसका जैसे मान लो बिस्किट बन रहा है तो बिस्किट प्रोडक्ट किसी कंपनी में बना, बिस्किट बनाने कंपनी बना, उसके बाद से ला के उसे स्टोर कर लिए। अब स्टोर करके धीरे धीरे वो सामान मार्केट में जाएगा बेचने हेतु। तो इन्वेंट्री और स्टॉक वही होता है कि सामान को रखना। अब देखो दो तरह के इन्वेंट्री होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इन्वेंट्री और इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। अब देखो डायरेक्ट इन्वेंट्री क्या होती है? प्रत्यक्ष स्कंद। डायरेक्ट इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होते हैं जो किसी भी उत्पादन के निर्माण में सीधे तौर पे भूमिका निभाते हैं, कि किसी उत्पादन के निर्माण में सीधे तौर पे भूमिका निभाते हैं। मीन्स जैसे आप लोग का रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा पदार्थ हो गया, सीधे एक बात बताओ, अगर मान लो बिस्किट ही बनाना हो तो आटा लाओगे कि नहीं, गेहूँ लाओगे, या तुम्हें मान लो ग्लास ही बनानी है तो तुम्हें ग्लास का स्टील ले आओगे। तो रॉ मटेरियल क्या है? लोहा है रॉ मटेरियल, तो बिना रॉ मटेरियल का तो बनेगा ही नहीं। तो उसी तरह से जो डायरेक्ट इन्वेंट्री होती है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के निर्माण में अपना भूमिका निभाते हैं। जैसे रॉ मटेरियल है, देखो कच्चा माल है, जिससे क्या होता है, जिससे हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। समझ में आ गया? परचेज पार्ट्स, जैसे जो भी पार्ट्स क्रय किए गए, खरीदे गए हैं, अधिनिर्मित असेंबली या अवयव, जैसे बाल बियरिंग हो गया, नट बोल्ट हो गया, जैसे प्रोडक्ट को बनाने में लगता है ना बाल बियरिंग, नट बोल्ट, तो ये सब क्या है? परचेज। ये खरीदोगे। जैसे मान लो कंपनी में किसी गाड़ी का निर्माण कर रहे हो, जैसे मान लो तुम कोई कार ही बना रहे हो, तो कार बनाने के लिए तुम उसका हर कार के सभी पार्ट एक जगह तुम्हारे बन नहीं पाएंगे। तो
उसके जो जो डिफरेंट जैसे टायर हो गया, बियरिंग हो गया, जो भी कर, तो ये अलग अलग कंपनियों में कंपनी में बनते हैं, तो उनसे ऑर्डर करके मंगा लिया जाता है। तो ऑर्डर करके मंगा लोगे, फिर उसके बाद से फिर अपने यहाँ उसके डिजाइन, उसके पार्ट्स और भी जो पार्ट्स लगे वो बनाओगे, तब जाके असेंबल करके उसे मार्केट में बेचोगे। तो जब बाहर से मंगाओगे तो उसको स्टोर करके कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये डायरेक्ट निभाते हैं, इन्हें कहते हैं डायरेक्ट इन्वेंट्री। अब देखो इनडायरेक्ट इन्वेंट्री क्या होती है। इनडायरेक्ट इन्वेंट्री वो होती है जो कच्चे माल के तैयार उत्पाद में बदलने के लिए मदद करते हैं, परंतु जो भी तैयार उत्पाद होता है, प्रोडक्ट बनता है, उनके अंग नहीं होते हैं। जैसे औजार, टूल्स, क्या क्या कोई सामान, जैसे मान लो ग्लास ही बनता है या कॉपी ही बनेगी, तो क्या जो टूल्स होंगे वो थोड़ी ना बनेगा, वो तो बस भूमिका अदा करेंगे। जैसे मशीन हो गया, मशीनों के द्वारा बनाया जाएगा। जैसे लेथ मशीन ही है, तो लेथ मशीन इनडायरेक्ट इन्वेंट्री है, मीन्स लेथ मशीन की सहायता से हम बनाएंगे, ना कि लेथ मशीन को बनाए। जैसे लेथ मशीन कहीं कहीं बनेगी तो वहाँ पे डायरेक्ट इन्वेंट्री हो जाएगा। समझ में आ गया। ड्रिल मशीन, हथौड़े, पंच इत्यादि का उपयोग करते हैं प्रोडक्ट को बनाने में, तो ये सब इनडायरेक्ट इन्वेंट्री होते हैं। समझ में आ गया, ये होते हैं। अब देखो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। जैसे इन नाम से लग रहा है कि इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। इन्वेंट्री को कंट्रोल करना मीन्स जैसे जो भी आप सामान, इन्वेंट्री मीन्स होता है क्या, किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करना, रखना, सामान रखना। तो जो इन्वेंट्री होती है किसी भी जो कॉन्टीन्यूअस या लगातार प्रवाह बनाए रखने के लिए एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कैसे, एक बात बताओ, अगर मान लो प्रोडक्ट, आप लोग कई सारे प्रोडक्ट बना के, जैसे प्रोडक्ट बना के ला दी, अगर वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो तुम्हारा इन्वेंट्री स्टॉक में ख़त्म हो गया, तो अब क्या करोगे, तुम्हें ही लॉस जाएगा। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर करते हो तो आउट ऑफ स्टॉक लिखा रहता है, तो घाटा किसका गया, फ्लिपकार्ट का गया, क्योंकि उनके पास इन्वेंट्री नहीं थी। उसके पास अगर इन्वेंट्री रहता तो उनका बिक जाता, तो उनका फ़ायदा हो जाता, कंपनी वालों को फ़ायदा होता, इससे तो लॉस आप ही का जाएगा। तो इसलिए समझे, इसलिए इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बहुत बड़ा टास्क भी होता है कि कितना सामान मंगाया जाए, कैसे उस सामान को मार्केट में ले जाए, कितना सामान, कितनी उसकी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, ये सब इन्वेंट्री कंट्रोल में ही आता है। समझा गया। तो जो पदार्थ होते हैं उसकी मांग के अनुसार जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट हुआ, उसकी मांग के अनुसार ही तो बनाओगे। जैसे मान लो इस समय गर्मी के दिनों में जैसे आप लोग देखोगे, गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा इस समय कोल्ड ड्रिंक लोग पियेंगे, तो कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक बढ़ा दोगे आप लोग, कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक बढ़ा दोगे। और जो ठंड के दिनों में जो गर्म पेय पदार्थ है उनकी स्टॉक कम कर दोगे। यही होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो कौन कौन से टेक्निक इन्वेंट्री कंट्रोल होते हैं, कौन कौन सी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। इन्वेंट्री होती क्या है, अभी मैंने बताया। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक मीन्स कितना सामान आप अपने स्टोर में रख रहे हो, उसको कैसे। एक बात बताओ, जब अपने स्टोर मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट को रखा जाता है, अपने स्टोर में रखोगे तो प्रोडक्ट को तो उसको इस तरह से रखोगे कि जो भी कस्टमर होंगे या अगर मार्केट में तुम सप्लाई दे रहे हो तो कमी नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारा कमी भी नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारा लॉस भी नहीं होनी चाहिए। पता चले कि तुम इतना सामान रख लिए, प्रोडक्ट बना दिए, इतना उत्पादन कर दिए कि उस सामान बिका ही नहीं, तो लॉस तुम्हारा ही हो जाएगा, सारे सामान खराब हो जाएंगे। इसलिए इन्वेंट्री को टेक्निक बनाया गया है इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। पहला होता है ABC टेक्निक, ये बात करेंगे हम लोग। फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ABC, इसलिए मैंने उसको इस चैप्टर को पहले उठाया। पहले देख लो ABC एनालिसिस देख लेते हैं, फिर जाके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखते हैं। देखो ABC एनालिसिस क्या होती है। जैसे इसमें नाम है ABC, इसको देखो ए से क्या है, जैसे ये कोई बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है। इसमें ये होता है कि ए ग्रुप में, जैसे इसमें ग्रुप बना दिया समझ लो, A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप। तो ए ग्रुप में वो प्रोडक्ट रखोगे जिसका कास्ट हाई हो मीन्स जैसे आप लोग लैपटॉप, जैसे मान लो लैपटॉप है, एक बात बताओ, लैपटॉप क्या है, लैपटॉप का दाम कितना होता है, 40,000 50,000। अगर मान लो एक अच्छे लैपटॉप खरीदने जाओगे तो 40,000 50,000 का, तो लैपटॉप का दाम ज़्यादा है, तो इसलिए इसको क्या करोगे, A ग्रेड में डाल दोगे।
क्यों? क्योंकि एक बात बताऊँ, जैसे मान लो तुम कोई जैसे डेल का लैपटॉप खरीदने गए, ध्यान देना, डेल का लैपटॉप खरीदने गए तो डेल का लैपटॉप क्या होगा, डेल का लैपटॉप महंगा होता है, तो इसलिए उसकी इन्वेंट्री तुम कम रखोगे। क्यों कम रखोगे? क्योंकि ये महंगा है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना के रख दिए, डेल का लैपटॉप बना के रख दिए, बिकेगा नहीं और लैपटॉप धीरे धीरे रखे रखे ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो भी, क्योंकि ये 40-50 हज़ार 60 हज़ार का मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा दाम का खरीदने के लिए पैसे वाला भी तो होना चाहिए। और जानते हो कि इस दुनिया में पैसे वालों की संख्या कम है, तो लैपटॉप ज़्यादा ये बिकेगा नहीं, इसलिए उसको ए कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो जो भी अधिक मूल्य वाला रहेगा वो ए कैटेगरी में रहेगा। समझ में आ गया? अब देखो, अब आते हैं बी कैटेगरी पे। बी कैटेगरी में ए की कैटेगरी से कम, बी कैटेगरी में उस प्रोडक्ट को रखोगे जो ए की अपेक्षा कम ए की अपेक्षा अधिक यूज किए जाते हैं। देखो, जो प्रयोग में प्रोडक्ट ज़्यादा लाया जाता है उसका कॉस्ट कम हो जाता है। कॉस्ट कम हो जाएगा, मतलब ऐसा तो कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर कम हो जाता है। कम होने से क्या होगा, कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट कम रहेगा तभी तो यूज में ज़्यादा लोगे, क्योंकि ज़्यादा कीमती रहेगा तो सामान जल्दी खरीद नहीं पाओगे, जल्दी खरीदोगे नहीं। तो इसलिए बी कैटेगरी जो होती है, बी कैटेगरी ए कैटेगरी की अपेक्षा कम मूल्य की वाली होती है। कम मूल्य वाली मतलब इसमें वो सामान रखते हैं बी कैटेगरी में कि जो कम दाम में, थोड़ी ए कैटेगरी से कम दाम में रहे, लेकिन सी कैटेगरी से ऊपर रहे। कितने सामान? लगभग 20%। देखो यहाँ पे लिखा है 10% ए कैटेगरी में, बी में 20% लगभग रखते हैं। समझ में आ गया? और देखो सी कैटेगरी में क्या है, सी कैटेगरी में वो सामान रखते हैं स्टॉक में। ये सब किस में रखने वाले हैं? हम स्टॉक में रखने वाले। सी कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो जिसमें रोज़ ज़्यादातर यूज करने वाले सामान होते हैं, जो कम दाम के, जैसे आप लोग पेंसिल, रबड़, कटर जैसे यूज करते हो, बैग यूज करते हो, कॉपी यूज करते हो, ये सबको इन्वेंट्री में ज़्यादा रखोगे क्योंकि ये रोज़ यूज होने वाले हैं और इनकी डिमांड भी ज़्यादा है और दाम भी कम है। तो कॉस्ट कम है, समझ गए? तो इसलिए उनको सी कैटेगरी में रखा गया है। तो कैटेगरी कैसे बनाया गया? कॉस्ट के बदल, जिसकी दाम अधिक वो ए कैटेगरी, उससे कम बी कैटेगरी, सबसे कम सी कैटेगरी। समझ में आ गया? ये होता है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की और डिटरमाइनिंग टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री लेवल। ये दोनों की बात करें, दोनों इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही।